बच्चों हमारा पहला अध्याय चल रहा है जिसमें हमने आवेश के बारे में पढ़ लिया और विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत बल रेखाएं, जिसे हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। आपने देखा था एक आवेश अपने और विद्युत क्षेत्र बना लेता है और उसमें अगर हम एकांक धनावेश को लाते हैं तो वो क्या करता है, बल महसूस करता है। वो अपने आप पे बल महसूस करता है। इसे हमने तीव्रता कहा था। डिटेल में आप पुराना वीडियो देख लें, उसमें पढ़ सकते हैं। जब वो बल महसूस करता है तो सीधी सी बात है, उस बल के कारण क्या हो सकता है, वो गतिशील भी हो सकता है और उसकी दिशा क्या होगी, उस बल की दिशा के अनुरूप होगी। अब बल की दिशाएं तो क्या होती है, बदलती रहती है। जब बल की दिशाएं बदलती रहती है तो उस कण का जो गति है वो भी क्या हो सकता है, बदलता जाएगा, यानी वक्राकार हो जाएगा। ये जो वक्राकार हो जाएगा इसी को हमने विद्युत बल रेखाएं कह दिया। वैज्ञानिकों ने इसका एक सजीव चित्रण कर लिया, इसके लिए पहचान करने के लिए, गुणों को अध्ययन करने के लिए। विद्युत बल रेखाएं बच्चों काल्पनिक रेखा होती हैं। ये वास्तव में ऐसी कुछ है नहीं, काल्पनिक रेखा होती है जिसका हमने सजीव चित्रण कर रखा है। सबसे पहले इसके बारे में माइकल फैराडे जी ने बताया था। तो चलिए, जनरली अगर आप परिभाषा देना चाहते हैं, परीक्षा में पूछ लिया जाए कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो आप ये डेफिनेशंस दे सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने हेतु खींची गई बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। ये सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। और भी दे सकते हो आप, ये भी कह सकते हो कि वह काल्पनिक पथ। मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक होती है। तो जो रेखाएं चल रही है उसी को हम क्या कहेंगे, पथ कहेंगे। तो वह काल्पनिक पथ जिसके अनुदिश इकाई धनावेश गति करता है, जिसके अनुदिश इकाई धनावेश क्या करता है, गति करता है। यदि इसके लिए वो स्वतंत्र है, गति करने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, वरना नहीं होगा ऐसा। तो ये लिखना है, यदि वह गति करने के लिए स्वतंत्र है तो विद्युत बल रेखाएं कहलाती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। तो ये बात आपके समझ में आ गया कि ये रेखाएं स्ट्रेट भी हो सकती है और वक्राकार भी हो सकती है, ठीक है। चलिए इसके कुछ गुण देख लें कि आखिर इसके गुण क्या हैं। जब अपन ने रेखाओं का सचित्र वर्णन किया तो इसके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगी। तो हम देखते हैं विद्युत बल रेखाओं के प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है। देखिए सबसे पहला गुण है, अगर आपके पास धन आवेश हैं, इस तरह अपने पास ये धन आवेश हैं, तो धन आवेश से रेखाएं प्रारंभ होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, धन आवेश से प्रारंभ होती है और कहाँ जाएगी, ऋण आवेश की ओर जाएगी। अब मेरे पास यहाँ तो केवल धन आवेश है, तो यहाँ से क्या होगा, ये रेखाएं प्रारंभ तो हो जाएगी, इनका ये दिशा आ तो जाएगी और किधर जाएगी, अनंत पे, कहीं अनंत पे रखा हुआ है मेरे पास ऋण आवेश, वहाँ तक जाएगी। समझ गए। इतना ध्यान रखना है कि विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, प्लस यानी धनावेश से शुरू होती है और माइनस पे एंड हो जाती है, यानी प्लस से माइनस की ओर चलती है विद्युत बल रेखाएं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इस चीज़ को आप कॉपी में। उम्मीद करता हूँ कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे आप, ताकि नोट्स आपका बनता रहे, है ना। जो नहीं बैठे हैं वो फटाफट कॉपी और पेन ले लें और ये लिखते जाएं आप। तो ये लिख सकते हैं, धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है। जब यहाँ से प्रारंभ हो रही तो देख रहे हो बाहर जा रहा है। आप इसको वैसे भी याद कर सकते हो कि इकाई धनावेश जो लाते हैं, प्लस वाला प्लस को क्या करता है, धकेलता है, उसको क्या करता है, धकेलता है। इसलिए विद्युत की बल रेखाएं बाहर निकल रही है, धकेलते हुए जा रही है। तो इस तरह भी हम याद रख सकते हैं। तो अपने को एक बात ये याद रखनी है कि धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, बाहर की ओर इंगित करती है। और ऐसा कैसे आप ऋणावेश के लिए बोल सकते हो, ऋणावेश के लिए क्या होगा, अंदर की ओर होगा। क्या होगा, अंदर की ओर होगा। ये रेखाएं देखो आपको अंदर आती हुई नजर आ रही है भाई, ये रेखाएं क्या है, अपने को अंदर आती हुई नजर आ रही है ना। कहाँ से आ रही है, ये अनंत से। अनंत पे कोई धनावेश रखा हुआ है, वहाँ से रेखाएं यहाँ तक आ रही हैं, ठीक है। तो कहाँ से प्रारंभ हो रही है, तो आप कहोगे अनंत से प्रारंभ होती हुई कहाँ पे आ रही है, ऋण आवेश पे अंत हो रही है। ऐसे इसके लिए कहना चाहूँ तो क्या कहोगे आप, धन आवेश से प्रारंभ होकर अनंत पर ऋण आवेश पे क्या हो रहा है, अंत हो रहा है। ये दोनों बातें आपके समझ में आ गई होगी और आपने इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर लिया होगा कि ऋणावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। चलिए, जब ये दोनों क्लियर कर लिया तो ये बात आपके समझ में आ गई कि जो बल रेखा है वो प्लस से कहाँ जाती है, माइनस की ओर जाती है। प्लस से क्या होती है, माइनस की ओर जाती है। इस तरह जा सकती है, देखिए ये रेखा यूँ भी हो सकती है, इधर भी जा सकती है। कहाँ जा रहा है ये, प्लस से माइनस की ओर। नीचे से भी जा सकता है। रेखाएं हमेशा सममित होती है, इस बात का भी ध्यान रखना, सिमेट्रिक होती है, तो इस तरह जाएगी, ठीक है।
तो इसको भी आप नोट कर लें, विद्युत रेखाएं सदैव धनावेश से आरंभ होकर ऋण आवेश पे खत्म होती है या अंत होती है। क्लियर? यानी धन आवेश से शुरू होता है और ऋण आवेश पे क्या होगा, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपने प्लस का देख लिया, माइनस का देख लिया, अगर प्लस माइनस दोनों रखते हैं तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को भी देख लिया। अब हमें क्या करना है, दिशा ज्ञात करनी है। मान लो अपने पास ये विद्युत बल रेखा है, ये जो वक्र बना हुआ है ना अपने पास, ये वक्र बना हुआ है, ये विद्युत बल रेखा का वक्र बना हुआ है। ठीक है, कर्व बना हुआ है। कर्व पे जब हम स्पर्श रेखा निकालें, किसी बिंदु पे हम स्पर्श निकालते हैं, बिंदु पी पे स्पर्श रेखा निकालनी आती है, अपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। स्पर्श रेखा निकालना अपने को आता है। वहाँ पे क्या करते हैं, टेंजेंट निकालते हैं और अवकलन से निकालते हैं। टेंजेंट क्या होता है, dy dx, ये क्या बता देती है, उसकी प्रवणता बता देती है ना। ये क्या बता देती है, उसकी प्रवणता बता देती है। इसे dy dx करके निकाल सकते हैं। तो जब आप इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे वक्र पे, तो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी, देखिए स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यानी हम बल रेखाओं की सहायता से किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, विद्युत बल रेखाएं जो है उस पे जिस बिंदु पे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं, वहां पे क्या करें, आप स्पर्श रेखा खींच लें। स्पर्श रेखा जिस डायरेक्शन में जाएगा वही उसकी दिशा होगी। जैसे पी बिंदु पे ये स्पर्श रेखा जा रही है ईपी, आर बिंदु पे ये जा रही है ER। तो इस तरह हम स्पर्श रेखा की सहायता से हम उसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं आप कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इंग्लिश में हम बोलते हैं टेंजेंट, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि विद्युत बल रेखाओं की सहायता से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये लिख के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, जब आपने ये देखा कि ऐसे कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है? क्या दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, जैसा यहाँ बनाया हुआ है? तो आप मना कर देंगे, नहीं, कभी भी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। वो काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती? सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी हमने बात किया कि अगर मेरे पास ये विद्युत बल रेखा है तो किसी भी बिंदु पे जब मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो वो क्या होगा, उस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। राइट, कोई भी अगर बिंदु लेते हैं तो उसकी दिशा तो एक ही होगी ना भाई। अगर मुझे ये कहा जाए कि सर उत्तर दिशा में जाइए तो मैं उत्तर में चलूंगा, लेकिन किसी ने ये कहा कि सर उत्तर और दक्षिण दिशा में जाइए, तो अब मैं किधर जाऊँ? उत्तर जाऊँ तो दक्षिण नहीं जा पाऊंगा भाई, उत्तर सामने जाऊँ तो पीछे नहीं जा पाऊंगा, पीछे जाऊं तो सामने नहीं जा पाऊंगा। तो ये दिशा तो एक ही होगी। बस यही कंसेप्ट इसके अंदर कि अगर मैंने ऐसी बल रेखाएं ले भी ली, मान लो मैंने ऐसी बल रेखाएं ले भी ली कि मेरे पास ये दो बल रेखाएं और एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ पे जहाँ काट रही है ना, मान लो सपोज करो P बिंदु है जहाँ पे काट रही है, अगर मैं वहाँ पे स्पर्श रेखा खींचता हूँ, यहाँ पे क्या करूँ, मैं स्पर्श रेखा खींचूँ तो एक स्पर्श रेखा तो ये आ जाएगी, और क्या होगा, इस पे भी खींचना चाहे तो एक स्पर्श रेखा ये आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दो दो आ गई। तो दो दो तो संभव नहीं है ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ बताया हुआ, देखिए आप कि ये एक स्पर्श रेखा आ गई, ये स्पर्श रेखा आ गई। तो एक बिंदु पे दो दिशा पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है, अपने बुक का क्वेश्चन भी है तो आप लिख के आ जाएंगे। कारण आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, इससे भी आप अपना आंसर बना सकते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं होती है, क्योंकि यदि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की हमें दो दिशाएं प्राप्त होती है, जो कि असंभव है, ऐसा संभव नहीं है। और ये चित्र बना के दिखा सकते हैं। तो प्रश्न आएगा, इस तरह आप आंसर दे सकते हैं। और अपना यहाँ पे ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि कभी भी विद्युत बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। मेरे पास यहाँ प्लस का क्यू है और यहाँ पे माइनस का क्यू है। अभी बनाया था अपन ने, एक प्लस का क्यू है और इधर से क्या किया, माइनस का क्यू है। तो इसकी विद्युत बल रेखाएं कैसी बनेगी? तो देखिए क्या होगा, प्लस का क्यू माइनस के क्यू वाले को क्या करेगा, दोनों क्या करेंगे, आपस में आकर्षित करेंगे। चलिए बना लेते हैं एक बार, फिर इस पे भी आ जाते हैं। मेरे पास ये मान लो ये अपन ने क्यू ले लिया, ये बिंदु ले लिया,
ये ले लिया अपन ने प्लस का, और यहाँ पे मैंने एक बिंदु ले लिया Q माइनस का। अब देखिए, अभी बताया था आपको जो बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती है, प्लस से क्या होती है, प्रारंभ होती है और कहाँ जाती है, माइनस की ओर जाती है। किधर जाती है, माइनस की ओर जाती है। ऐसे भी जा सकती है और ये ऐसे भी जा सकती है, राइट, जा सकती है ना, बिल्कुल यहाँ पे अपने पास है, तो यहाँ भी जा सकती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ये सिमेट्रिक होती है, जैसा ऊपर बनेगा वैसा का वैसा क्या होगा, नीचे भी बनेगा, तो इधर भी आ सकती है। और बताइए, और पास लाना चाहूँ तो ये भी आ सकता है, और पास लाएं ये भी आ सकता है। ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि आपकी सारी बल रेखाएं आप बनाई दें, क्योंकि नीचे से होता हुआ क्या हो सकता है, यहाँ तक भी तो आ सकता है। ये पूरा नहीं बना पा रहे, नीचे से होता हुआ आ रहा है, ऐसा कैसा क्या हो सकता है, ऊपर से होता हुआ भी। ठीक है, क्या होगा, ऊपर से होता हुआ, ये देखिए उधर से आया और इधर से होता हुआ आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अपने को करनी क्या है, सिमेट्रिक बनानी है। अब देखो ये क्या हो रहा है, चिपक रही है ना रेखाएं, संकुचित हो रही है ना, बस यही इसका क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो आप बोल सकते हैं कि यदि विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में संकुचित होने का प्रयास करें, संकुचित यानी पास आने का प्रयास करें, तो दोनों आवेश क्या होंगे, विपरीत प्रकृति के होंगे। दोनों आवेश कैसे होंगे, विपरीत प्रकृति के होंगे, और दोनों के मध्य क्या होगा, जानते हैं शुरू से आकर्षण की प्रकृति होगी। दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण की, एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपको बल रेखाएं बनानी भी आनी चाहिए। आपसे वहाँ पे परीक्षा में पूछ लेंगे, प्लस का क्यों है और एक माइनस का क्यों है, तो इनके मध्य बल रेखाएं खींचिए, तो आप इस तरह खींच के आ सकते हैं। क्या ध्यान रखना है, सिमेट्रिक ध्यान रखना है, और दो बल रेखाओं को आपस में काटना नहीं है, ये कटेंगी नहीं। ठीक है, चलिए, अब आप ये सोच रहे होंगे सर काटना नहीं है, यहाँ तो कट रही है, यहाँ कट रही नहीं है ये रेखाएं, यहाँ से क्या हो रही है। अगर आपके माइंड में ये आ जाए कि सर तो बार बार बोल रहे हैं काटना नहीं है, और इस बिंदु पे तो सर ने काट रखी है, तो बच्चों यहाँ पे ये बल रेखाएं कटी नहीं है, इस जगह कट रही नहीं है, क्या होगी, यहाँ से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अंत हो रहा है, कट नहीं रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। समझ गए बात को, ऐसा मैंने बनाया था, बनाना भी आना चाहिए आपको। ठीक है, अब जब आपने बात कर ली, उधर प्लस था इधर माइनस था, अगर दोनों ही प्लस ले लें तो क्या होगा, अगर आप दोनों ही प्लस ले लें तो क्या होगा, चित्र इस तरह होगा, ऐसा ही होगा ना, जैसे मेरे पास ये प्लस का आ गया, ये भी प्लस का आ गया, तो दोनों से क्या होगी, बाहर ही तो जाएगी, यहाँ से क्या होगी, प्रारंभ होके इधर चली जाएगी, तो इससे भी क्या होगी, प्रारंभ होके इधर चली जाएगी, नीचे सिमेट्रिक आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसका भी सिमेट्रिक होगा। प्लस से प्रारंभ होके क्या हो रही है, जा रही है, ये अपने पास प्लस का है और ये भी क्या है, प्लस का है। और भी जा सकती है भाई, यहाँ से भी तो जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, जब ऐसे जाएगी तो इसका भी चला जाएगा। ठीक है, और जा सकता है, ये देखिए इस तरह, तो देखिए रेखाएं कुछ इस तरह होगी। ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हो, फैलने की कोशिश कर रहा है, फैल रहा नहीं, ऐसे ये फैलता जा रहा है, तो बस यही क्या होगा, डेफिनेशन में, प्रॉपर्टी में दो लाइन आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप, कि यदि विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने का प्रयास करें, पिछले बार संकुचित हो रहा था, अब क्या हो रहा है, फैलने का प्रयास करें, तो क्या कहेंगे, दोनों आवेशों के मध्य क्या है, प्रतिकर्षण हो रहा है, दोनों आवेश क्या हैं, समान प्रकृति के हैं, दोनों आवेश क्या हैं, समान प्रकृति के हैं। यहाँ मैंने आपको दोनों प्लस के दिखाएं, दोनों प्लस के क्या होंगे, बाहर निकल रहे हैं, आउटवर्ड होगा। अगर मैं दोनों माइनस का ले लूँ तो क्या होगा, इनवर्ड होगा, आएगा, तो यहाँ पे क्या होंगी, ये सारे रेखाएं इसकी तरफ आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, यानी माइनस क्यू पे आके अंत होगा। क्लियर बात, प्लस का है तो इस तरह का चित्र होगा, है ना, और अपने पास अगर माइनस का है तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, दोनों इक्वल चार्ज हैं, इक्वल साइन है। तो अपन ने दोनों बना लिए, सिंपल प्लस का बना लिया जो सिंगल था, फिर माइनस का बना लिया जो सिंगल था, प्लस और माइनस रख के बना लिया, प्लस प्लस रख लिया और क्या किया, माइनस माइनस रख लिया। इस तरह ये रेखाएं होती हैं, तो ये बनाना भी आना चाहिए, परीक्षा में पूछ लें तो आप ये चित्र आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, एक खास बात और होती है इसकी, कि कभी भी जो विद्युत बल रेखाएं होती है ना, वो बंद परिपथ नहीं बनाता है, वो कभी भी बंद परिपथ नहीं बनाता है, ये खुला रहता है। इस तरह क्या होता है, खुला होता है, यानी कहने का मतलब है कि विद्युत बल रेखाएं सदैव खुले पथ पे रहते हैं, यानी एक रेखा जिस बिंदु आवेश से प्रारंभ होती है वहाँ पे अंत नहीं होता है, और इस प्रकृति को क्या कहते हैं, संरक्षी प्रकृति। ठीक है,
समझिए इस चीज़ को भी। देखिए, अगर मेरे पास कोई आवेश है, सपोज कीजिए ये आवेश है प्लस का, ठीक है, ये आवेश क्या है, प्लस का। इससे मैं एक विद्युत बल रेखा ले रहा हूँ, तो क्या होगा, इससे बाहर की ओर जाएगा। मानिए मैं इसको घुमाता हुआ यहाँ से फिर ले आता हूँ और इसको क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ। तो बंद कर दूंगा तो यहाँ से चिन्ह तो यही लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आता हुआ हो गया नहीं, तो यहाँ से तो जा रहा है, यहाँ से तो ये क्या हो गया, जा रहा है, आउटवर्ड है, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा है, आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। जाने के लिए तो प्लस का ही होना चाहिए और आने के लिए क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। भाई प्रारंभ तो प्लस से होता है और अंत का होता है, माइनस से होता है। इसलिए सिंगल के लिए कभी भी ये वक्र क्या होगा, बंद नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, खुला ही होगा। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, दोनों रेखाएं माइनस क्यू पे आके क्या हो गई, अंत हो गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विद्युत बल रेखाएं सदैव खुले पथ पर होती हैं। एक रेखा जिस बिंदु आवेश से प्रारंभ होती है वहाँ पे कभी भी समाप्त नहीं होता, अंत नहीं होता है। क्लियर, ये बात क्लियर है। इस चित्र से भी आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं विद्युत बल रेखाओं की संगतता से कुछ है क्या। संगतता मतलब बहुत सारी विद्युत रेखाएं पास पास हैं, उससे कुछ रिजल्ट्स आ सकता है क्या अपना। अभी तो हमने रेखाओं का चित्रण देखा, अगर विद्युत बल रेखाएं बहुत सारी आसपास हैं तो उससे हम कोई रिजल्ट ला सकते हैं क्या। तो यहाँ पे आपको देखो दिख रहा है, मैंने कुछ विद्युत बल रेखाएं ली है जो कि कहाँ है, आउटवर्ड है। यहाँ पे मैंने समान क्षेत्रफल के 3 गोले ले रखे हैं, ए, बी और सी, या पृष्ठ बोल सकते हैं, ठीक है, समान क्षेत्रफल का है। शुरू में मैंने पहला ए लगा रखा है, दूसरा बी है, तीसरा क्या है, सी है, तीसरा क्या है, सी है। आप क्या देख रहे हो कि ए से 1 2 3 4 5 6, ए से कितने हैं, ए से 6 विद्युत रेखाएं निकल रही है। कितने निकल रही है, 6 निकल रही है। और किसी पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेगी उसकी तीव्रता उतनी अधिक हो जाती है। फ्लक्स पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, फ्लक्स के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो अभी तो अपन को इतना ही ध्यान रखना कि जितने निकलेंगे उतनी ही तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। तो इससे 6 निकल रही है। और बी से कितनी निकल रही है, तो बी से अगर देखता हूँ 1 2 3 4 निकल रही है, क्योंकि आगे जाके क्या हो रहा है, ये फैल रहा है। आगे जाके क्या हो रहा है, फैल रहा है। पहले तो सघन है, बाद में फैल रहा है। और जो सी रखा हुआ है, तो सी में केवल 3 निकल रही है। सी में क्या हो रहा है, 3 निकल रही है, 3 विद्युत बल रेखाएं निकल रही है। तो इससे आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत, क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। तीव्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है। ये कंसेप्ट और क्लियर होगा जब हम फ्लक्स पढ़ेंगे, वहाँ पे फ्लक्स के बारे में यही चीज़ दी रखी है, ठीक है। और देखें तो आप ये ने देखा कि ये ए क्या था, बिल्कुल पास में था, तो इस पर ज़्यादा बल रेखाएं गुजर गई। भाई जितनी बल रेखाएं गुजरेगी उतनी ही ज़्यादा तीव्रता होती है। तो ए पे ज़्यादा गुजर रही है, बी पे कम गुजर रही है और सी पे क्या है, और कम गुजर रही है। तो सबसे ज़्यादा किस पे हो गया, ए पे, और सबसे कम यहाँ पे क्या हो गया, सी पे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हों तो क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है, और जब दूर दूर हो तो क्षेत्र क्या होता है, दुर्बल होता है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल पास पास थे इसलिए प्रबल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, दूर दूर हो गया इसलिए क्या हो गया, दुर्बल हो गया, ठीक है। जैसा कि आपने चित्र में देखा, ए पे क्षेत्र क्या है, अधिकतम है, और सी पे क्या है, न्यूनतम है, ठीक है। ए पे तो क्या है, अधिकतम, और सी पे न्यूनतम। तो यहाँ पे मैंने कुछ बल रेखाएं खींच रखी है। E1 पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और E2 पे 4, और E3 पे कितना है, 2 है। तो इसको देख के बता सकते हो प्रबल कौन सा है, दुर्बल कौन सा है। साफ नज़र आ रहा है आपको। E1 तो क्या है, प्रबल है, और E3 क्या है, दुर्बल है। प्रबलता दुर्बलता किस पे निर्भर कर गई, तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या पे ये निर्भर करती है। प्रबलता और दुर्बलता किस पे निर्भर करती है, विद्युत बल रेखाओं की या विद्युत क्षेत्र की रेखाओं पे। जितने ज़्यादा होंगे उतने प्रबल होंगे, जितने कम होंगे उतने ही क्या होंगे, दुर्बल होंगे। तो ये बात भी आपके क्लियर हो गई। चलिए और समझने के लिए क्या करते हैं, हम घनत्व की बात कर लेते हैं। घनत्व मतलब इकाई क्षेत्र पर ज़्यादा आ जाए उसको हम घनत्व कहते हैं, ठीक है। घनत्व से अपने को पता चल जाता है, जैसे हमने पढ़ा ना जनसंख्या घनत्व। सपोज कीजिए कि
50 वर्ग मीटर पे अपने पास 20 आदमी रहते हैं, 20 आदमी 50 वर्ग मीटर पे रहते हैं, और 30 व्यक्ति 100 वर्ग मीटर पे रहते हैं, तो घनत्व किसका ज़्यादा हुआ? 50 वाले को हुआ ना, 50 वर्ग मीटर पे पास रहेंगे। एक छोटा सा कमरा है, उसमें 30 बच्चों को बिठा दिया जाए, और एक बड़े कमरे में 30 बच्चों को बिठाएं, तो आप क्या कहोगे? घनत्व किसका बताओगे? छोटे कमरे का बताओगे, क्योंकि उसमें बिल्कुल पास बैठे हुए हैं। तो घनत्व का मतलब ये होता है जितना पास आ जाए। तो घनत्व यानी पास आ जाएंगे, तो रेखाएं जितनी पास आएगी तो उतनी ज़्यादा होंगी ना, रेखाओं की संख्या क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। कम क्षेत्रफल पे ज़्यादा रेखाएं आएंगी, और ज़्यादा रेखाएं आएंगे तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? प्रबल हो जाएगा। तो घनत्व के आधार पे भी आप ये कह सकते हो कि विद्युत बल रेखाओं का घनत्व विद्युत क्षेत्र के परिमाण को इंगित करता है। जितना ज़्यादा घनत्व उतना ज़्यादा क्या होगा? विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा। ठीक है। और जब आपने पिछला चित्र देखा तो वहाँ पे आपको आइडिया लग गया कि केंद्र के पास ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाएंगे वहाँ क्या होगा? कम होने लगेगा। जैसे मान लीजिए ये अपने पास केंद्र है, यहाँ से मैं ये रेखाएं खींचता हूँ, कौन सी? विद्युत बल रेखाएं खींचता हूँ। तो अब देखिए, आप इसको देखेंगे, ये केंद्र हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ज़्यादा आ रहा है, बिल्कुल केंद्र के पास ज़्यादा है ना। यहाँ से क्या हो गया? फैलने लग गया। ये जगह ज़्यादा है, क्षेत्र तो उतना, भाई क्षेत्र ज़्यादा ले रहा है, रेखाएं तो उतनी है, लेकिन ज़्यादा क्षेत्र में ले रहा है ना। वही कहानी, एक छोटी कक्षा में 30 बच्चे हैं और एक बड़ी कक्षा में 30 बच्चे हैं, तो घनत्व किसका ज़्यादा? छोटी क्लास का। तो यहाँ पे घनत्व ज़्यादा है, धीरे धीरे क्या हो गया? घनत्व घटता चला गया। तो जितना आप केंद्र के पास रहेंगे उतना प्रबल होगा, केंद्र से जितना दूर लेके जाएंगे उतना ही क्या होगा? दुर्बल होगा। तो यही यहाँ पे कहना चाहते हैं कि केंद्र के पास विद्युत बल रेखाएं पास होती है, और केंद्र से दूर विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? दूर होती है। इसलिए केंद्र से दूर तो क्या होता है? दुर्बल होता है, और केंद्र के पास क्या होता है? प्रबल होता है। ये चीज़ यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए इस चीज़ को समझने के लिए हम एक चित्र लेते हैं, उस चित्र से कुछ समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक पृष्ठ है, ये क्या है? ये वाला जो बना हुआ है ये पूरा का पूरा क्या है? एक पृष्ठ है। पृष्ठ किसी बिंदु से जो कोण बनाता है उसको हम घन कोण कहते हैं। उसके क्या बोलते हैं? घन कोण कहते हैं। और घन कोण को ये लिखा हुआ है यहाँ पे, घन कोण को जनरली हम इसी से दर्शा लेते हैं। ठीक है, ओम जैसा निशान होता है, डेल ओम बोल सकते हैं, या ओम के निशान से हम दर्शा लेते हैं, डेल ओम के निशान से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये पृष्ठ है, ए बी पृष्ठ है। ठीक है, इस पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है मेरे पास क्या है? पी है। ये ए बी पृष्ठ पूरा का पूरा जो ओ से कोण बनाएगा वही क्या होगा? इसका घन कोण कहलाएगा। तो मैंने मान लिया ये वाला कोण ओ पे बनने वाला ये घन कोण है। ठीक है, पृष्ठ की दूरी मैंने क्या ले रखी है? आर ले रखी है। ये जो पृष्ठ की दूरी है वो कितनी है? आर है। और ये पी बिंदु क्या ले रखा है मैंने? ए और बी को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ले रखा है। ठीक है, अभी कंसेप्ट देखते हैं क्या काम आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया? डेल एस ले लिया, जो क्या है? पृष्ठ के क्षेत्रफल का अभिलंब इकाई होता है। जो पृष्ठ होता है उसके क्षेत्रफल, मान लो मेरे पास कोई चीज़ है, ये पृष्ठ है, तो इसके लंबवत जो आएगा, ये लंबवत जो आएगा ये क्या कहलाएगा? सदिश क्षेत्रफल कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? सदिश क्षेत्रफल कहते हैं। तो इन दोनों के बीच का हमने क्या कर रखा है? कोण ले रखा है। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखनी भी है ना, यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के साथ साथ क्या करें? आप कॉपी में भी लिखिए। हमें क्या करना है? कॉपी में भी लिखना है। क्या कह रहा है कि किसी स्थान पर बल रेखाओं की दिशा के लंबवत मात्रक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होती है। थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा की अपन ने कि जितनी बल रेखाएं गुजरेगी उतनी ही ज़्यादा तीव्रता होगी, तो उसी के तुल्य होगा। ठीक है, ये क्या होगा? उसी के तुल्य होगा। फिर क्या कह रहा है कि किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं। जैसा कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये वाला क्या होगा? ओ बिंदु पे जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे? घन कोण कहेंगे। ठीक है, पृष्ठ की परिसीमा पर स्थित बिंदुओं को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखाएं घन कोण का निर्माण करती है। चित्र में अल्प पृष्ठ डेल एस प्रदर्शित किया गया है। ये वाला, इस पे क्या कर रखा है? जो डेल एस है वो अल्प क्षेत्रफल हमने ले रखा है। डेल एस क्या कर रखा है हमने? अल्प क्षेत्रफल ले रखा है। ठीक है, ये चित्र आपके समझ में आ गई। इस चित्र से हम ये कह देंगे कि जो ओ पे बनाया गया घनकोण है इसका ये सूत्र होता है। जो घनकोण होता है वो इसके बराबर होता है डेल एस कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर। डेल एस प्रक्षेप होता है, डेल एस कोस थीटा प्रक्षेप है, तो डेल एस कोस थीटा बटे में क्या होगा? आर स्क्वायर। आर के बारे में आपको बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पृष्ठ से क्या है? जहाँ घनकोण बन रहा है वहाँ तक की दूरी है। तो ये फॉर्मूला हो गया अपने पास
घनकोण बराबर डेल एस यानी अल्प पृष्ठ क्षेत्रफल कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया है जब भी आप सूत्र लिख के आते हैं तो उनके बारे में आपको लिख के जरूर आना है। तो यहाँ ये लिख के आना है अपने को कि जहाँ डेल एस क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है, आर बिंदु ओ से पृष्ठ की दूरी है, और थीटा क्या है, पृष्ठ के मध्य बिंदु पी को बिंदु ओ से मिलाने वाली रेखा और पृष्ठ के अभिलंब के मध्य का कोण है। ठीक है, अभिलंब बता दिया, क्षेत्र के बिल्कुल जो होता है लंबवत उसी को हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है, यदि मैं उस सूत्र में थीटा का मान 0 ले लूँ, यहाँ जो फॉर्मूला दिया गया है मेरे पास, अगर मैं इसमें थीटा का मान 0 ले लूँ तो आप जानते हैं कोस 0 का मान कितना होता है। कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो वहाँ पे 1 आ जाएगा, कोस थीटा की जगह 1 रख देंगे तो मेरा सूत्र ये बन जाएगा, मेरा फॉर्मूला ये बन जाएगा घनकोण बराबर डेल एस बटे आर स्क्वायर। ठीक है, डेल एस बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, बिंदु ओ पर एक आवेश स्थित कर देता हूँ। बिंदु जो ओ था ना अपने पास, यहाँ पे एक आवेश लगा दूंगा। जब आवेश लगा दूंगा तो इसकी त्रिज्याएं क्या होंगी, त्रिज्य क्षेत्र में रेखाओं की संख्या बराबर होंगी। कैसे होंगी, मैंने आपको बताया था अभी, ये ले लिया अपन ने, कहीं भी ले जाओ इसको। जैसे ये रेखाएं कितनी हैं, 5 है, तो यहाँ पे बात करूँ तो 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी क्या होगा, 5 होगा। त्रिज्य रेखाएं क्या होंगी, संख्या में बराबर होंगी, कुछ इस तरह, इस चित्र की तरह। हमने एक चित्र ले लिया, ठीक है, अलग अलग 2 ले लेता हूँ, एक तो P1 ले लिया मैंने, एक P2 ले लिया। यहाँ पे देखिए रेखाएं अगर आप गिनना चाहें तो 1 2 3 4 और 5, कितनी रेखाएं अपने पास, 5। तो P1 से कितनी रेखाएं गुजर रही है, तो आप कहोगे सर 5 ही गुजर रही है। और P2 से कितनी गुजर रही है, 5 ही गुजर रही है। तो समझाने के लिए मैंने क्या कर रखा है, ये 5 रेखाएं ले रखी हैं। वैसे मेरे पास कितनी रेखाएं, ये n रेखाएं, कुल कितनी रेखाएं, n रेखाएं मानेंगे। ये समझाने के लिए चित्र में हमने 5 देखा है, चित्र में हमने 5 दिखाया है। हमने मान लिया जो क्षेत्र है P1, इसकी दूरी O से R1 और क्षेत्र P2 की दूरी क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक भाई, O से लेके P1 की दूरी हो गई R1 और O से लेके P2 की दूरी कितनी हो गई, R2 हो गई। ठीक है, ये चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेश से R1 तथा R2 दूरी पे 2 बिंदु है अपने पास, P1 और P2। इनके जो घनकोण हैं वो एक ही है। ठीक है, घनकोण आ गया। और जो अंतरित क्षेत्र होगा वो क्या होगा, पहले का तो R1 स्क्वायर डेल ओम, और दूसरे का हो गया R2 स्क्वायर डेल ओम हो गया। कैसे आया भाई, ये है नहीं आ रहा समझ में, ये कैसे आया। देखिए यहाँ पे एक सूत्र रखा था ना अपन ने, रखा था। तो यहाँ से अगर मैं डेल एस निकाल लूँ, ये क्षेत्र है, ये ले लिया अपन ने डेल एस, तो यही तो होगा आर स्क्वायर, और घनकोण का मान आ जाएगा डेल ओम, ये तो होगा। बस वहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, वो क्षेत्र तो निकाल रहे हैं। तो पहले वाले के लिए R1 और दूसरे वाले के लिए R2, बस इतनी सी बात लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहले वाले के लिए R1 और दूसरे वाले के लिए क्या हो गया, R2 हो गया। क्लियर, दोनों क्षेत्रों से क्या हो रही है, समान विद्युत बल रेखाएं पास हो रही है, और उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है, एकांक क्षेत्र के लिए निकालना है। ये चीज़ें क्या करनी है अपने को, एकांक क्षेत्र के लिए निकालनी है। और एकांक क्षेत्र से विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, वही क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। तो एकांक क्षेत्रफल के लिए कैसे निकालोगे, ये बताइए। कुल क्षेत्रफल कितना था, कुल क्षेत्रफल था अपने पास R1 स्क्वायर डेल ओम, यानी घनकोण के लिए कितनी रेखाएं थी, n रेखाएं थी। एक क्षेत्र के लिए रेखा कितनी हो जाएगी, तो n बटा R1, और ये हो जाएगा डेल ओम। और जब एक क्षेत्र यानी इकाई क्षेत्र के लिए निकालते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, E बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं। तो ये आ गया n R1 स्क्वायर, और ये लिख ले आप घनकोण का मान डेल ओम। ये पहले के लिए हो गया, और ऐसे ही क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए हो जाएगा n बटे में R2 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, डेल ओम हो जाएगा। समझ गए बात को, हमने पहले के लिए और दूसरे के लिए भी निकाल लिया। E क्यों रखा, क्योंकि परिभाषा से, शुरू में परिभाषा बता दी आपको, एकांक क्षेत्रफल से अभिलंब के, है ना, एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली रेखाएं, वही क्या होती है, तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो अब देखो मेरे पास ये E1 आ गया, और ये क्या आ गया मेरे पास, E2 आ गया।
E1 और E2 आ गया। मुझे क्या करना है, दोनों का भाग लगा देना है। दोनों का जब मैं भाग लगाऊंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं दोनों का भाग लगाता हूँ E1 में मैं क्या करूँ, E2 का भाग लगा दूँ। E1 में हम क्या करें, E2 का भाग लगा दें। जब E1 में E2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए n और इसका तो आ गया R1 स्क्वायर डेल ओम और बटे में n R2 स्क्वायर और ये घन कोण आ जाएगा जिसको आपने डेल ओम लिख रखा है। ये होगा, ये होगा। अब काटिए इसको हमें क्या करना है, काटना है। तो इसको जब हम काटते हैं तो क्या कटेगा, देखिए n से n कट जाएगा, डेल ओम से डेल ओम कट जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगा, वहाँ पे बचेगा 1/R1 स्क्वायर। हमारे पास क्या बचेगा, अगर मैं यहाँ लिख दूँ, देखिए E1/E2 तो वहाँ पे ऊपर तो बचा 1/R1 स्क्वायर और नीचे बच गया मेरे पास 1/R2 स्क्वायर। नीचे क्या बच गया अपने पास, 1/R2 स्क्वायर बच गया। ठीक है, क्लियर। अब देखिए 1/R1 स्क्वायर और 1/R2 स्क्वायर पलटेंगे। जब पलटेंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट लिखा हुआ है वो मिल जाएगा आपको। इसको पलट देंगे हम और पलटेंगे तो ये आ जाएगा R2 स्क्वायर तो ऊपर हो जाएगा और R1 स्क्वायर क्या होगा, नीचे हो जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है आपका अपने पास लिखा हुआ है। तो ये इसका रिजल्ट होगा। ये क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि तीव्रताओं का अनुपात उल्टा आ रहा है, दूरियों के क्या आ रहा है, व्युत्क्रम क्या आ रहा है, ये अनुपात क्या आ रहा है, व्युत्क्रम के बराबर आ रहा है। यानी मैं चाहता तो इसको यहीं रोक लेता, मैं यहाँ पे भी रोक सकता हूँ और रिजल्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, यहीं रोकना चाहिए। अपने को रिजल्ट बनाने के लिए क्या करना है, जो रिजल्ट बनाना चाहते हैं वो यहीं रोकना चाहते हैं। यानी E1/E2 प्रोपोर्शनल 1/R1 स्क्वायर अपॉन 1/R2 स्क्वायर, है ना। तो ये चीज़ देख के अपन ये कह सकते हैं कि E जो होता है वो क्या होता है, 1/R स्क्वायर के समानुपाती होता है या फिर R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो गया। हालांकि पहले भी हम प्रूव करके आ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो रहा है, विद्युत बल रेखाओं की सहायता से भी प्रूव हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है 1/R स्क्वायर पर निर्भर करती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/R स्क्वायर पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये अपने पास विद्युत बल रेखाएं थी जिसके बारे में हमने कुछ इसका अध्ययन किया। परीक्षा में कई बार आपसे विद्युत बल रेखाओं के बारे में पूछा जाता है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख के भी पूछ लेते हैं, कुछ विद्युत बल रेखाएं आपको बना के दे देते हैं और उसमें पूछते हैं कि सही है या गलत है। तो अपने को ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ देखा। अगर मैं समरी करना चाहूँ 5 मिनट में, अगर विद्युत बल रेखाओं को अपन करना चाहें तो हम इसको 5 मिनट में याद भी कर सकते हैं। हम 5 मिनट में याद भी कर सकते हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या थी, एक काल्पनिक रेखा थी। कैसी थी वो, काल्पनिक रेखा थी, है ना, जो विद्युत क्षेत्र का अध्ययन कराती है। या फिर हम जानते हैं कि कोई आवेश रखा है, उस पर बल लग रहा है तो उसके कारण क्या होती है, वो गतिशील होती है। और गतिशील क्या, बल के दिशाओं के बदलने के कारण क्या होता है, वक्राकार होता है। और वक्राकार पे जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वो क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बता देती है। क्लियर। फिर हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जो विद्युत बल रेखा होती है प्लस से निकलती है माइनस पे जाती है। राइट, प्लस से क्या निकला था अपने पास, प्लस से तो क्या हुआ था, निकली थी और माइनस पे गई थी। और जब प्लस से निकली और माइनस से गई तो हमने ये भी कहा था कि ये कैसा होता है, सममित होता है। तो जैसा ऊपर बनाया वैसा नीचे बना दिया। तो क्या हुआ, ये संकुचित होने लग गई। दोनों क्या हो गई, संकुचित होने लग गई, आकर्षित करने लगी। तो इस तरह विद्युत बल रेखाएं बना सकते हैं। काम की बात हमने देखी थी कि दो रेखाएं, जो विद्युत बल रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, काट नहीं सकती। समझ गए क्यों नहीं काट सकती, जिस बिंदु पे काटेगी वहाँ पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो दो अलग अलग दिशा आएगी, इसलिए नहीं काट सकती। तो परीक्षा में आपको ये विद्युत बल रेखाओं का ध्यान रखना है। बनाने के लिए कहा जा सकता है दोनों प्लस दे दें तब बनाना पड़ सकता है, दोनों माइनस दे दें तब बनाना पड़ सकता है, प्लस और माइनस दे दें तब भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस प्लस दे दें तब भी बनाना पड़ेगा। और कई बार परीक्षक क्या करते हैं, परीक्षा में कुछ चित्र बना के दे देते हैं, उसमें हमें छांटना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी करेंगे, हमारे एनसीईआरटी के बुक में भी दिए हुए हैं क्वेश्चन, उसको भी करेंगे। लेकिन अभ्यास प्रश्न करेंगे हम चैप्टर के एंड में। तो बच्चों आज इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे।